नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडीज ऑन इंडिया। आज के इस डीप डाइव की शुरुआत मैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना से करना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्कुल बताइए। मतलब जरा सोचिए कि वर्तमान में जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं, जिस शांत और सुरक्षित वातावरण को हम अपना घर मानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक पल के लिए कल्पना करें कि यही जगह कभी 8000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर उबलते हुए लावा का एक अनंत समुद्र थी। बाप रे, 8000 डिग्री! ये तो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म महसूस होता है ना? चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और पिघले हुए पत्थर। और फिर एक ऐसा भी समय आया जब यही उबलती हुई जगह लाखों सालों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई एक सफेद ठंडी दुनिया बन गई। एकदम सुन्न कर देने वाली ठंड। बिल्कुल। तो आग और बर्फ के इन दो चरम छोरों के बीच जो 4.5 अरब साल मतलब 4500 करोड़ सालों का सफर है, आज आप 15 मिनट में देखने वाले हैं। ये एक मामूली धूल के बादल से शुरू होकर ब्रह्मांड की सबसे जटिल प्रजाति यानी हम इंसानों तक पहुंचने की कहानी है। और इस पूरी यात्रा में देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि विनाश की हर एक घटना ने असल में एक नई शुरुआत की नींव रखी है। जब हम समय के पहिए को अरबों साल पीछे घुमाते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी उत्पत्ति किसी शांतिपूर्ण प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि भयंकर ब्रह्मांडीय उथल-पुथल की देन है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे सफर की परतें खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत मौजूद है, उनके आधार पर करीब 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष के उस अंधेले कोने में चलते हैं जहां पृथ्वी का कोई वजूद नहीं था। हाँ, वहां सिर्फ गैस और धूल का एक विशाल शांत बादल तैर रहा था। तो फिर इस शांति को किसने भंग किया? एक तारे की मौत ने। उस धूल के बादल से दूर एक विशाल तारा था जिसका ईंधन खत्म हो रहा था, और जब ऐसे तारों की ऊर्जा समाप्त होती है तो वो चुपचाप नहीं बुझते। वो फट जाते हैं। एकदम सही। वे एक महाविनाशकारी सुपरनोवा विस्फोट के साथ खत्म होते हैं। इस विस्फोट से जो शॉकवेव उठी, यानी प्रघाती तरंगे, उसने उस शांत धूल के बादल को झकझोर कर रख दिया। लेकिन एक सेकंड रुकिए। एक शॉकवेव तो चीजों को दूर धकेलती है ना? तो फिर उस धूल से हमारे सूरज और ग्रहों का जन्म कैसे हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। शॉकवेव ने धूल को बिखेरा नहीं, बल्कि उसे एक दूसरे के करीब धकेलकर सिकोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल। और जब धूल और गैस के कण करीब आए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पैदा हुई। इस ग्रेविटी ने केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को इतनी ताकत से खींचा कि अत्यधिक दबाव के कारण वहां एक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और उस धमाके के साथ जन्म हुआ हमारे सूरज का। मिके। वाह। हाँ, और सूरज के जन्म के बाद तो अंतरिक्ष में जैसे एक ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स गेम शुरू हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी पत्थर और एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा करने लगे और आपस में टकराने लगे। लेकिन जब हम बिलियर्ड्स कहते हैं तो मैं सिर्फ गेंदों के टकराकर दूर छिटकने की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा रहा होगा जैसे हवा में पिघले हुए कांच की दो बूंदें आपस में टकराकर एक बड़ी बूंद बन जाएं। ये तुलना बहुत ही सटीक है। वो पत्थर ठोस नहीं थे। इतनी भयंकर गति और गर्मी के कारण वे आपस में टकराते, पिघलते और एक दूसरे में समा जाते। इसी प्रक्रिया से बाकी ग्रहों के साथ साथ हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी आज जैसी नीली और हरी तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो 8000 डिग्री सेल्सियस का एक आग का गोला थी। चारों तरफ सिर्फ रेडियो एक्टिव लावा ही लावा उबल रहा था और लगातार उल्कापिंड टकरा रहे थे। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इस आग के गोले को एक और भयानक हादसे से गुजरना था। थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह सीधे पृथ्वी की ओर खिंचा चला आ रहा था। और दोनों के बीच एक ऐसी ब्रह्मांडीय टक्कर हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये टकराव इतना भीषण था कि थिया लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाप रे, एक पूरा का पूरा ग्रह आकर टकरा गया। पृथ्वी का भी एक बड़ा हिस्सा पिघलकर अंतरिक्ष में बिखर गया होगा। हाँ, देखने में ये किसी महाविनाश से कम नहीं लगता। लेकिन इसी से एक नई संरचना ने जन्म लिया। जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा था वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक रिंग के रूप में घूमने लगा। और फिर वे कण आपस में जुड़कर एक ठोस गोले में बदल गए, यानी हमारा चंद्रमा। एकदम सही। और ये घटना इसलिए इतनी अहम है क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने ही पृथ्वी को उसकी धुरी पर झुकाया और स्थिर किया। अगर चंद्रमा न होता तो यहाँ मौसम कभी स्थिर नहीं हो पाते। ये सच में आश्चर्य में डालने वाला है कि कैसे एक विनाशकारी टक्कर ने पृथ्वी को भविष्य के लिए तैयार किया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। पूछिए।
हम कह रहे हैं कि पृथ्वी उस समय 8000 डिग्री पर उबलता हुआ लावा थी। अब जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है। अगर उस समय पृथ्वी पर एक बूंद भी पानी गिरता तो वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाता। तो फिर ये महासागर आखिर बने कैसे? इसके लिए हमें करोड़ों सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्र यानी कोर में चली गईं और जो हल्के तत्व थे वे ऊपर सतह पर आ गए। तो ऊपरी सतह एक ठोस पपड़ी में बदलने लगी। लेकिन पानी कहाँ से आया? क्या बारिश हुई? हमारी रिसर्च में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये है कि हमारे महासागरों का पानी अंतरिक्ष से आया है। अंतरिक्ष से? मतलब उल्कापिंडों के जरिए? जी हाँ, लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की लगातार बारिश होती रही। इन पत्थरों के भीतर नमक, मिनरल्स और पानी के क्रिस्टल जमा थे। वाओ! तो चूंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह अब ठंडी हो चुकी थी, पानी भाप बनने के बजाय सतह पर जमा होने लगा। बिल्कुल, बारिश और उल्काओं से आए इसी पानी ने पहले महासागर बनाए। एक तरह से देखा जाए तो अंतरिक्ष से हुए इस हिंसक प्रहार ने ही पृथ्वी को उसका पहला महासागर दिया। लेकिन सतह पर पानी आ तो गया, पर क्या इसमें कोई जीवन था? शुरुआत में तो नहीं, लेकिन समुद्र की गहराई में जहां ज्वालामुखी फट रहे थे वहां कुछ अद्भुत हो रहा था। मैं हमेशा सोचती थी कि जीवन की शुरुआत किसी शांत जगह पर हुई होगी, लेकिन डेटा बताता है कि लगभग 3.5 अरब साल पहले गहरे समुद्र में उबलते ज्वालामुखियों के पास पहले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स बने। हाँ, वे अत्यधिक गर्मी और रसायनों के बीच पैदा हुए। सूरज की रोशनी का वहां कोई काम नहीं था। ये कहानी यहाँ से एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर सच में यकीन करना मुश्किल है। करोड़ों साल तक ये जीव अंधेरे में रहे, लेकिन फिर लगभग 2.5 अरब साल पहले कुछ जीवों ने एक नई तरकीब निकाल ली। प्रकाश संश्लेषण की तरकीब। उन्होंने समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर सूरज की रोशनी और खनिजों से भोजन बनाना शुरू किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक गैस छोड़ना शुरू किया, ऑक्सीजन। और यहीं से ऑक्सीजन क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे हमारा आज का वायुमंडल बना। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग चकरा जाता है। मतलब आज हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उन शुरुआती जीवों के लिए ऑक्सीजन एक भयानक जहर थी। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वे जीव बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में पनपे थे। जब ऑक्सीजन वातावरण में घुली तो उनके लिए ये तेजाब में सांस लेने जैसा था। तो ऑक्सीजन ने उनकी सेल्स को जला दिया होगा और वे बड़े पैमाने पर मरने लगे होंगे। बिल्कुल। और सिर्फ जीव ही नहीं मरे, पृथ्वी के लोहे के खनिजों ने ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया की। पूरी पृथ्वी की सतह मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई। ऑक्सीडेशन। मतलब लोहे में जंग लगने लगा। ये तो पृथ्वी के इतिहास का पहला सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन था, जो खुद जीवन ने लाया था। और इस बदलाव ने वातावरण में मौजूद गर्मी सोखने वाली गैसों को नष्ट कर दिया। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि पृथ्वी कई बार पूरी तरह बर्फ से ढक गई, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। पूरी पृथ्वी मीलों मोटी बर्फ की चादर से ढक गई। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक गई थी तो सूरज की रोशनी तो रिफ्लेक्ट हो जाती होगी, फिर जीवन बचा कैसे? इसका जवाब पृथ्वी की गहराई में छिपा था। बर्फ समुद्र की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाई थी। गहरे समुद्र में ज्वालामुखियों की गर्मी के पास जीवन किसी तरह खुद को बचाता रहा। बाप रे, मतलब उन नन्हे जीवों ने भयंकर ठंड में ज्वालामुखियों की हीटर के पास पनाह ले ली। हाँ, और उन्हीं ज्वालामुखियों ने बाद में इस बर्फ को पिघलाया। उनसे निकली कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण में एक कंबल का काम किया और पृथ्वी को फिर से गर्म किया। तो ये बर्फ और आग का चक्र लाखों साल चलता रहा और इसी भारी संघर्ष ने जीवों को और अधिक जटिल बनने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, समय के साथ छोटे जीव बड़े और जटिल बने। समुद्री पौधे बने, फिर मछलियां आईं, और जैसे जैसे ओजोन लेयर मोटी हुई, जीवन समुद्र से निकलकर जमीन पर आ गया। और जब जीवन जमीन पर आया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 से 100 फीट ऊंचे पेड़ उगने लगे, मतलब 5-6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे पेड़। और उस वक्त पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पंजिया कहते हैं। लेकिन फिर पेंजिया टूटने लगा, समुद्र तट और हरियाली बढ़ी, और भोजन की इसी बेहिसाब उपलब्धता ने डायनासोर के युग को जन्म दिया। लगभग 25 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर छा गए। वे विशाल होते गए क्योंकि वातावरण बहुत अनुकूल था। उनका दबदबा सच में हैरान करने वाला था। वे जमीन, हवा और पानी हर जगह राज करते थे। 20-30 करोड़ सालों का साम्राज्य। और इसी दौरान अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर आज के तिब्बत से टकराया, जिससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पृथ्वी बदल रही थी,
लेकिन डायनासोर अपराजेय लग रहे थे। लेकिन फिर आसमान से एक ऐसी मौत आई जिसने पूरी कहानी पलट दी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। हाँ, एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। उसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और रफ्तार 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो टकराया तो उसकी ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों जितनी थी। भयंकर आग और भूकंप आए और जो धूल के बादल उठे उन्होंने सूरज को छिपा लिया। डायनासोर भुखमरी और ठंड से मारे गए और पूरी तरह खत्म हो गए। मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि डायनासोर का अंत हमारे पूर्वजों के लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने जैसा था। वो कैसे? मतलब जो छोटे स्तनधारी जीव मैमल्स जमीन के अंदर बिलों में रहते थे, वो इस विनाश से बच गए। वे छोटे थे, कम खाने पे जिंदा रह सकते थे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वो उल्कापिंड ना टकराता तो शायद आज हम यहाँ बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते। एकदम सच। डायनासोर के खत्म होने के बाद उन छोटे जीवों ने नई शुरुआत की। लेकिन प्रकृति ने एक बार फिर ऐसा खेल खेला जिसने एक छोटे जीव को इंसान बना दिया। और वो खेल था जलवायु परिवर्तन। अफ्रीका में ठंडे जंगल बने, छोटे जीव बंदर बने और पेड़ों पर रहने लगे। लेकिन फिर पृथ्वी गर्म होने लगी, वे जंगल सूखने लगे और घास के मैदान उभर आए। और खाने की कमी के कारण उन पेड़ों पर रहने वाले बंदरों को जमीन पर आना पड़ा। शिकार और खाने की तलाश में वे 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे उनके हाथ हथियार पकड़ने के लिए आजाद हो गए। मतलब उनका 2 पैरों पर चलना कोई जादू नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये बदलते मौसम और भूख की मजबूरी का नतीजा था। आवश्यकता ही विकास की जननी है। और धीरे धीरे वे एप्स में बदले, उनके दिमाग का आकार बढ़ा और लाखों सालों में वे विकसित होकर इंसान बने। हमने भाषा, धर्म और संस्कृति का निर्माण किया। ब्रह्मांड की सबसे जटिल प्रजाति। तो दोस्तों, आज के इस स्रोत सामग्री के डीप डाइव का सबसे बड़ा सबक क्या है? पृथ्वी को अपने आज के स्वरूप में आने में 4.5 अरब साल लग गए। एक छोटे से जीव से एक बुद्धिमान इंसान के रूप में विकसित होने में लाखों साल लग गए। लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के साथ समाप्त होती है। इंसान आज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर और पृथ्वी को गंदा करके सबसे तेजी से इस ग्रह को तबाह कर रहा है। इतना नुकसान आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया है। हम कुछ ही समय में इसे नष्ट कर रहे हैं। और ये श्रोताओं के लिए गहरा उत्तेजक विचार छोड़ जाता है। क्या हमारे प्रदूषण से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? शायद नहीं। मतलब आज हमने देखा कि पृथ्वी 8000 डिग्री के लावा और पूरी तरह बर्फ बन जाने के बाद भी बची रही। बिल्कुल। पृथ्वी तो खुद को फिर से ढाल लेगी और एक नया रूप ले लेगी जी। लेकिन असली सवाल यह है कि जब पृथ्वी अपना वो नया रूप लेगी जी। तो क्या उस दुनिया में हम इंसानों के लिए कोई जगह बचेगी? बाप रे, सोचिए, क्या हम खुद को बचा पाएंगे? ये सच में एक झकझोर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये डीप डाइव और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।